मेरे प्यारे दोस्तों, अ, हम लोग के पास इनफर्टिलिटी के इलाज के संदर्भ में जब पेशेंट्स आते हैं, खासकर वैसे पेशेंट्स जिनको आईवीएफ या आईयूआई करना हो, तो एक कॉमन समस्या है कि यूट्रस की जो लाइनिंग होती है अंदर की, जहाँ बच्चा ठहरता है, एंडोमेट्रियम, वो पतली है या थिन एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आज इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके क्या कारण होते हैं, क्या इलाज होता है और क्या करना चाहिए अगर आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं और थिन एंडोमेट्रियम की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु रॉय हूँ। मैं सृजन फर्टिलिटी क्लिनिक पटना में कार्यरत हूँ। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में, जिसको थिन एंडोमेट्रियम बोलते हैं साइंटिफिकली, और कॉमन लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, आम जो जनभाषा है, तो उसमें जो बच्चेदानी के अंदर की जो परत रहती है, उसको जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, उसकी थिकनेस के बारे में। तो बच्चा नेचुरली भी जब ठहरता है, जो नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, तो वहीं एंडोमेट्रियम में जाके वो इम्प्लांट होता है या उसका गर्भधारण जो होता है, और उसके लिए पोषक तत्व उसमें रहते हैं, जिसमें कि वो बच्चा ठीक से पल पाए, बढ़ पाए और उसका प्लेसेंटा अच्छे से बन पाए। तो ये सब के लिए बहुत ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियम हेल्दी होना चाहिए। जिनका एंडोमेट्रियम बहुत पतला रहेगा, उसमें बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो सकता है, और हो सकता है अबॉर्शन का चांसेस रहे ज़्यादा, या बच्चे का ग्रोथ अच्छा नहीं हो, और तरह तरह की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इलाज के आने पे नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम रहता है, वो एग्स जो बनते हैं उसमें से जो हार्मोन निकलता है ईस्ट्रोजन, उसी के द्वारा वो एंडोमेट्रियम भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे एग्स का विकास होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद में, वैसे वैसे उसमें से ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है ओवरी में से, जो बढ़ता हुआ फॉलिकल है या एग है, और वो खून में जाके फिर वापस यूट्रस में आता है, जहाँ पे कि वो उसे सींचता है उस एंडोमेट्रियम को, और एंडोमेट्रियम ग्रो करता है। तो अगर फॉलिकल का विकास नहीं होगा, तभी भी एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करेगा, और फॉलिकल का विकास तो हो रहा है, बट एंडोमेट्रियम जो है उसमें कोई बीमारी अगर लगी हुई रहती है, तब वो फिर ईस्ट्रोजन हार्मोन काम नहीं कर पाता है, और जो एंडोमेट्रियम है वो पतली की पतली रह जाती है, और इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम होता है। जब हम लोग के पास पेशेंट्स आते हैं ऐसे, तो आमतौर पर पेशेंट्स को 10वां से 14वां दिन के बीच में ये एंडोमेट्रियम के बारे में पता चलता है, क्योंकि उस समय हम लोग मान के चलते हैं कि फॉलिकल्स का विकास काफ़ी हो गया होगा, और उसका इफेक्ट जो है एंडोमेट्रियम पे दिखने लगेगा। इस समय जो एंडोमेट्रियम का थिकनेस है, वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा मेजर किया जाता है, और इसका मैक्सिमम थिकनेस जो होता है वो 8 से अगर 12-13 मिलीमीटर तक है, तो उसे अच्छा माना जाता है, आइडियल माना जाता है। 6 से कम अगर रहता है तो वो थिन एंडोमेट्रियम माना जाता है। 6 से 8 के बीच में बॉर्डर लाइन, और 13-14 से ज्यादा अगर रहता है तो उसे थिक एंडोमेट्रियम कहते हैं, जो कि कभी कभी पॉलिप वगैरह रहने के चलते भी, देखने में गड़बड़ी होने के चलते हम लोग उसको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो थिक एंडोमेट्रियम की तो दास्तान अलग है। हम लोग अभी बात कर रहे हैं थिन एंडोमेट्रियम की। तो थिन एंडोमेट्रियम अगर हमें दिखाई पड़ता है, तो हम लोग देखते हैं कि ईस्ट्रोजन फॉलिकल्स डेवलप कर रहे हैं कि नहीं, ईस्ट्रोजन हार्मोन्स ठीक है कि नहीं। इसलिए कि इसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इसके कारण पहले जो सबसे कॉमन कारण होते हैं, वो होता है कि प्रीवियस कोई यूट्रस के अंदर में अगर सर्जरी किया हुआ रहे, जैसे एमटीपी हो, डीएनसी हो, तो उसके बाद एंडोमेट्रियम इसमें कभी कभी इन्फेक्शन लगने के चलते, या बहुत ज्यादा साफ उसे खुरच दिए चलने के कारण, उसका बच्चेदानी के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से कि फिर वो डेवलप होता है, वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है, तो उसमें एंडोमेट्रियम ग्रो नहीं करेगा ईस्ट्रोजन रहने पे भी। उसी तरह सिजेरियन के बाद, या यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड का सर्जरी हो, कैविटी खुल गया हो, या ऐसे भी यूट्रस में कोई इन्फेक्शन लगे, जो कि कॉमनली हम लोग के देश में ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन होता है, तो ये सब इन्फेक्शंस और तरह तरह के और भी इन्फेक्शंस होते हैं, जिसके चलते एंडोमेट्रियम डैमेज हो जाता है और वो ग्रो नहीं करता है। इसके अलावा कभी कभी कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स भी रहते हैं, लेकिन आमतौर पर सबसे कॉमन इन्फेक्शंस या ऑपरेशंस होते हैं इसके पहले, जिसके चलते ऐसा होता है एंडोमेट्रियम। थिन एंडोमेट्रियम में हम लोग अगर दिखता है ऐसा, तो पहले हम लोग ड्रग ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन हार्मोन का सप्लीमेंट देते हैं, और भी कुछ दवाएं देते हैं जो ब्लड थिनर जैसी होती हैं, जो ब्लड का प्रवाह वहां बढ़ाती हैं यूट्रस में, जैसे कि एस्पिरिन हुआ, आर्जिनिन हुआ, सिल्डेनाफिल हुआ। अगर इससे भी लगता है कि नहीं, ग्रो नहीं कर रहा है एंडोमेट्रियम, तो हम लोग यूट्रस के अंदर पीआरपी डालते हैं, या दूसरी भी दवाएं अब आ गई हैं, जिससे कि डाल के हम लोग ट्राई करते हैं कि एंडोमेट्रियम का ग्रोथ इतना हो जाए कि वो बच्चा उसमें इम्प्लांट कर सके, एम्ब्रियो उसमें इम्प्लांट कर सके।
अगर इससे भी फायदा नहीं होता है तो हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा देखते हैं कि बच्चेदानी की दीवार आपस में सट तो नहीं गई है। अगर सट गई रहती है तो उसे फिर से सर्जरी के द्वारा ही नीचे के रास्ते से खोला जाता है। और कभी कभी पीआरपी का इंजेक्शन हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा भी दिया जाता है। तो काफ़ी सारे केसेस में इससे सफलता मिलती है, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में ये रेजिस्टेंट होते हैं और एंडोमेट्रियम थिन का थिन ही रहता है। तो बहुत थिन अगर एंडोमेट्रियम में 4 मिलीमीटर या 3 मिलीमीटर उसमें ब्लड का प्रवाह नहीं दिख रहा है तो इन केसेस में बच्चा होने की संभावना फिर नगण्य हो जाती है और इन पेशेंट्स को सरोगेसी की जरूरत पड़ती है। मतलब अपना जो बच्चा है वो आईवीएफ के द्वारा किसी दूसरे औरत के यूट्रस में डालना रहता है जिसका एंडोमेट्रियम ठीक हो और डिलीवरी भी दूसरे से होती है। लेकिन अगर अपना एंडोमेट्रियम बॉर्डर लाइन भी रहता है, उसी में मेन प्रॉब्लम रहता है, जैसे 6 या 7 मिलीमीटर है, तो बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि नहीं, तो आईवीएफ की अगर बात होती है और एंडोमेट्रियम बहुत पतला डेवलप करता है तो उसमें तो एम्ब्रियो फ्रीज कर लिया जाता है और हम लोग जो तमाम तरीके होते हैं उनका इस्तेमाल करके देखते हैं कि एंडोमेट्रियम ग्रो कर जाए, उसके बाद फ्रोजन एम्ब्रियो को थॉ करके फिर ट्रांसफर करते हैं। आईयूआई में बेसिक रूल यही आया है कि एंडोमेट्रियम अगर 6 मिलीमीटर भी कम से कम अगर दिख रहा हो तो आईयूआई कैंसिल नहीं करना चाहिए। आईयूआई करना चाहिए इसलिए कि नहीं करने से उसको जो भी वो चांस दिया जा रहा है उस चांस से वो महफूज रह जाता है, नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों, मैंने डिस्कस किया आपको कि कैसे एंडोमेट्रियम का क्या महत्व होता है, क्या कारण होते हैं इसमें और कैसे कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इससे मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी अपने इलाज के बारे में। दोस्तों, थिन एंडोमेट्रियम के बारे में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे इम्पोर्टेंट विषय पर और भी सुनने के लिए ज्ञानवर्धक बातें मिलें।